नमस्कार। प्रकाश संश्लेषण के इस 5वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, ये न केवल 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा बल्कि नीट के परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और ये सभी कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि पहले वीडियो से लेकर लगातार सभी वीडियो देखिए। ये 5वां वीडियो है इसका प्रकाश संश्लेषण का। तो इससे पहले वाले 4 वीडियो में से यदि किसी को आपने मिस किया है तो कुछ ना कुछ बातें समझने से छूट जाएगी। ठीक है, आज हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया शुरू करेंगे, डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में भी केल्विन चक्र के बारे में शुरुआती जानकारी आज आपको देंगे। प्रकाश संश्लेषण की कार्यप्रणाली में आपको पहले स्पष्ट किया था मैंने कि 2 चरणों में होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरा पढ़ा था कि उसमें सबसे पहले जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन विमुक्त होती है वो वायुमंडल में विकिरित हो जाती है, जबकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया में चले जाते हैं, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, और उससे एटीपी और NADPH+H+ बनता है। इसमें NADPH+H+ ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो जल से मुक्त हुए थे उनको लेकर NADP+ उनको लेकर NADPH+H+ में कन्वर्ट हो गया और वो अपचायक है, मुख्य अपचायक वो है, और वह अपचायक ही CO2 का अपचयन अप्रकाशिक अभिक्रिया में करता है, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, बायोसिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और ब्लैकमैन ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऐसी क्रियाएं भी होती है जिनके लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में होती है, इसको प्रकाश पर निर्भर नहीं है क्रिया, इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल इसीलिए इसका नाम ये है। एक वीडियो में पहले भी मैंने आपको कहा था कि जब सूर्य उदय होता है तब पहले प्रकाशिक अभिक्रिया शुरू होती है और उसके कुछ समय बाद अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही सूर्यास्त होता है शाम को तो पहले प्रकाशिक अभिक्रिया बंद हो जाती है, उसके कुछ समय बाद अप्रकाशिक अभिक्रिया बंद हो जाती है। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जुड़ी हुई है। प्रकाशिक अभिक्रिया में अपचायक और ATP बनेगा, वह अपचायक CO2 का अपचयन अप्रकाशिक अभिक्रिया में करेगा। अब इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो मूलतः CO2 अपचयन है, CO2 का अपचयन है या कार्बन स्थिरीकरण है, इसके 3 वैकल्पिक पथ हैं। 3 वैकल्पिक पथ, मूलतः 2 ही है। C3 चक्र, जिसको केल्विन चक्र भी बोलते हैं या केल्विन बेंसन चक्र भी बोलते हैं, और एक C4 चक्र जिसको हैच-स्लैक चक्र भी बोलते हैं। इनमें से केल्विन चक्र यूनिवर्सल प्रोसेस है। सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत केल्विन चक्र तो होता ही है, यानी जो हम C4 पढ़ेंगे चक्र, उसके अंदर भी C3 होगा। C3 चक्र में कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमी है, उसको दूर करने के लिए अप्रकाशिक C4 चक्र का विकास या इवोल्यूशन प्रकृति द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस कार्बनिक खाद्य निर्माण की ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसका विस्तार से वर्णन केल्विन और बेंसन ने किया था। इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, रेडियो एक्टिव कार्बन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सामान्य कार्बन C12 लिखते हैं हम लोग, C12 लिखते हैं सामान्य कार्बन को, और यहाँ पे इन्होंने लिया C14 युक्त कार्बन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके इन्होंने सिंडेस्मस और क्लोरेला, शैवालों के नाम याद रखने हैं, सिंडेस्मस और क्लोरेला पर इन्होंने प्रयोग किए थे और पूरे चक्रीय प्रक्रम का इन्होंने वर्णन किया। अब केल्विन चक्र का हम लोग 2 बार वर्णन करेंगे। पहला
जो आज हम लोग करेंगे वो है एनसीईआरटी में शॉर्टकट में इसको बताया गया है, पहले उस पर और फिर उसका विस्तृत रूप जो अपने राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में है, दोनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो पहले आज हम लोग एनसीईआरटी में जो शॉर्ट में इसका वर्णन है उसको समझते हैं, ताकि आपको मूलभूत चीज़ें समझ में आ जाए, और फिर उसका विस्तृत रूप पूरा एक एक अभिक्रिया उसकी हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे कल जो वीडियो हम लोग पोस्ट करेंगे उसमें। ठीक है, तो पहले केल्विन चक्र का एनसीईआरटी में जो वर्णन है उस पर चलते हैं। केल्विन चक्र में सबसे पहले CO2 को ग्रहण करने की क्रिया होगी। कोई भी कार्बनिक यौगिक में जब CO2 का योग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का योग होना। तो CO2 को ग्रहण करने वाला प्रथम यौगिक जो जिससे प्रकाश संश्लेषण का शुरुआत होगी वो है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, इसको शॉर्टकट में RUBP भी बोलते हैं, RUBP। ठीक है, शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं RUBP। कुछ किताबों में इसको राइबुलोज डाइफॉस्फेट भी बोलते हैं, डाइफॉस्फेट। आजकल जो नया नोमेनक्लेचर का जो तरीका चलता है उसमें 2 के लिए बिस का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। फोटोसिंथेसिस और अगला जो टॉपिक अपना है इसका रेस्पिरेशन का, श्वसन का, दोनों में ऐसे अनेक यौगिक होंगे जो फॉस्फेट युक्त होंगे। इन यौगिकों में हम लोग जब ध्यान से देखेंगे तो जब इनमें केवल एक फॉस्फेट युक्त होते हैं तो वो फॉस्फेट अंतिम कार्बन पर होता है, और जब इनमें 2 फॉस्फेट जुड़े रहते हैं तो एक पहले कार्बन से एक अंतिम कार्बन से। जैसे इसमें 2 फॉस्फेट है इसलिए बिसफॉस्फेट, तो एक पहले कार्बन से इसलिए 1 और एक अंतिम कार्बन 5 कार्बन वाला यौगिक है तो अंतिम कार्बन 5 हुआ, उससे जुड़ा हुआ इसलिए राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। ये CO2 और H2O इसमें जुड़ेगा, ये पहली प्रक्रिया चल रही है। इसके फलस्वरूप 2 मोल बने हैं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु बने हैं। ठीक है, कैसे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन, इस RUBP में 5 कार्बन, कुल कार्बन की संख्या 6 हो गई, और ये जल की सहायता से इसका जल अपघटन और हो रहा है। जल अपघटन और हो रहा है तो 6 का यदि हम लोग 2 बराबर भागों में टुकड़े करें तो 3-3 हो जाएंगे। तो 3-3 कार्बन का 1 से 2 बने, है ना, तो इसलिए 2 अणु बने हैं किसके, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम लोग शॉर्ट में 3PGA बोलते हैं, और यह प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है ये। ठीक है, इसलिए इस केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद है, इसीलिए केल्विन चक्र को C3 चक्र बोलते हैं। केल्विन चक्र को C3 चक्र किसके कारण से बोलते हैं, इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के कारण से बोलते हैं। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है और ये केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद है। ठीक है, यहाँ एंजाइम का नाम अति महत्वपूर्ण है। जब हम लोग राजस्थान बोर्ड वाले के पैटर्न के हिसाब से कल हम लोग देखेंगे तो हर स्टेप पर एंजाइम के नाम हम लोगों को याद रखना होगा, जबकि एनसीईआरटी में सिर्फ एक एंजाइम का नाम इधर अपने ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है, उसका नाम है रूबिस्को। तो ये रूबिस्को, अब रूबिस्को को देखो कैसे लिखा है, R कैपिटल, U स्मॉल, फिर बिस, फिर C बड़ा और O बड़ा। रूबिस्को पूरा नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट।
यहाँ से यहाँ तक तो नाम वही है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट के लिए, RUBP के लिए। C का मतलब है कार्बोक्सिलेज और O का मतलब है ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, इसका मतलब यह एंजाइम कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया भी करता है और ऑक्सीजनीकरण की क्रिया भी करता है। ऑक्सीकरण नहीं कर रहा हूँ, ऑक्सीजनीकरण, ठीक है, दोनों प्रक्रिया कर सकता है ये। यानी ये एंजाइम इस RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड भी जोड़ सकता है और ऑक्सीजन भी जोड़ सकता है। एंजाइम वाले चैप्टर का यदि आपको याद हो तो उस समय एक आता है प्रतिस्पर्धी संदमक, है ना। तो रुबिस्को का मूल काम है CO2 जोड़ना, लेकिन ऑक्सीजन उस CO2 का कंपटीटर है। जब ऑक्सीजन मिलती है तो रुबिस्को RUBP में ऑक्सीजन जोड़ देता है, और यही दिक्कत C3 चक्र के साथ में है, जिसको आगे और विस्तार से हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस पहले स्टेप के लिए नाम हो गया कार्बोक्सिलीकरण। 3 स्टेप में ये क्रिया पूर्ण होगी। पहला स्टेप है ये कार्बोक्सिलीकरण, तो इसलिए इधर लिख दिया नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन अंग्रेजी में, हिंदी में कार्बोक्सिलीकरण। अब दूसरा स्टेप है अपचयन। अपचयन होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अपचयन होगा। अब इस अपचयन में पहले एक तो ATP और यूज़ करेगा, ये ATP यूज़ करेगा, ATP से फॉस्फेट लेगा तो ये बदल जाएगा 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, या नए नोमेनक्लेचर के हिसाब से कहें तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाएगा। फिर उसका अपचयन होना है, फिर उसका अपचयन होना है। केमिस्ट्री में आप लोगों को एक मूलभूत कुछ अभिक्रिया है, ठीक है, वो अपने को आप लोगों को स्मरण होगा कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। जब अम्ल का अपचयन करवाते हैं तब एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से अल्कोहल बनता है। ये आप लोग केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते आए हो, ठीक है, कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीकरण से अम्ल, अम्ल के अपचयन से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से अल्कोहल। तो ये अम्ल है, अम्ल का अपचयन तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसको एक बार मैं मिटाता हूँ। अब देखते हैं इसको। पहले ये ATP से फॉस्फेट लेगा। अब 2 अणु चल रहे हैं इसलिए 2 ATP दिखाए मैंने। 2 ATP कन्वर्ट हो गए 2 ADP में। कौन सा यौगिक बनेगा ये NCERT ने बताया है। और फिर इसका अपचयन होगा। अपचयन के लिए अपचायक बने थे, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में अपचायक बना था, ठीक है। ये अपचयन करेगा, अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को दे देगा, तो इससे ये बदल जाएगा अम्ल में, एल्डिहाइड में। और उस एल्डिहाइड का नाम है, इसने ट्रायोस फॉस्फेट NCERT में लिखा है इसको, वैसे नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, उसी के लिए ट्रायोस फॉस्फेट बोला है, ठीक है। 3 कार्बन वाली शर्करा फॉस्फेट युक्त, ट्रायोस फॉस्फेट। लेकिन ये मूलतः क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसके 2 अणु बन गए, कार्बन 6 है ना, एक में 3 और 2 अणु के कारण से 6। इस 3-फॉस्फो, ये जो दूसरा स्टेप है इसके लिए नाम है अपचयन, इसके लिए नाम हुआ अपचयन या रिडक्शन, ठीक है। अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बोलेंगे, 3PGAL लिख देता हूँ मैं इसको।
3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इस 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से एक तो RUBP का पुनर्निर्माण होना है, दूसरा इसी से ग्लूकोज बनना है, इसी से कार्बनिक खाद्य बनना है। तो इससे कार्बनिक खाद्य बनेगा, वो खाद्य बनेगा ग्लूकोज के रूप में C6H12O6। इस ग्लूकोज का परिवहन फ्लोएम में होता है सुक्रोज के रूप में, और सुक्रोज का फिर स्टोरेज हो जाता है विभिन्न संग्रहणकारी अंगों में स्टार्च के रूप में। ठीक है, बनेगा ग्लूकोज, परिवहन होगा सुक्रोज के रूप में और संग्रहण होगा स्टार्च के रूप में। इसका भी कारण है कि ग्लूकोज का ग्लूकोज के रूप में परिवहन क्यों नहीं हुआ। तो ये भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि ग्लूकोज जो है वो अपचायी शर्करा है, इसका अपचयन हो जाता है, जबकि सुक्रोज अनपचायी शर्करा है, इसका अपचयन नहीं होता है। अपचयन नहीं होता है इसलिए फ्लोएम में इसका परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है, अनपचायी शर्करा होने के कारण से। यदि ग्लूकोज का ग्लूकोज के रूप में परिवहन होगा तो परिवहन के दौरान उसका अपचयन हो सकता है, अपचयन हो जाएगा तो अन्य पदार्थ बन जाएगा, है ना। तो इसलिए सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है और संग्रहण होता है स्टार्च के रूप में। इसका भी कारण है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील है, इसलिए इसका संग्रहण हो जाएगा। अब रीजनरेशन में चलते हैं। तीसरे विभिन्न मध्यवर्ती बनेंगे, हम लोग विस्तार से कल वाले वीडियो में इसका देखेंगे। रीजनरेशन के दौरान भी एटीपी का उपयोग होता है। एटीपी से फॉस्फेट लिया जाता है, ऊर्जा लिया जाता है। ठीक है, एटीपी टूट गया, एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट में उस ऊर्जा का उपयोग इस RUBP के पुनर्जनन में होता है। इसलिए इस तीसरे स्टेप को हम कहेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन 3 चरणों में प्रक्रिया पूर्ण हुई। कार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का योग होना। न केवल कार्बन डाइऑक्साइड का योग हो रहा है बल्कि जल अपघटन भी साथ में होता है। ठीक है, और इसमें एंजाइम रूबिस्को बनेगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के कारण से ही केल्विन चक्र का नाम C3 चक्र है, क्योंकि पहला स्थायी उत्पाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है। 3 कार्बन परमाणु होने के कारण से यह केल्विन चक्र जो है C3 चक्र कहलाता है। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अब ये 2 अणु बन गए, तो इसलिए 2 ATP और 2 NADP H+H+ दिखा रहे हैं। अपचयन होता है, अपचयन होता है तो इससे बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जिसको NCERT में ट्रायोज फॉस्फेट बोला है। इस 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का परिवहन फ्लोएम में होगा सुक्रोज के रूप में, संग्रहणकारी अंगों में संग्रह होगा स्टार्च के रूप में। और इसी 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में विभिन्न बहुत सारे मध्यवर्ती यौगिक बनेंगे, जिनको हम कल विस्तार से देखेंगे उसमें। और ये पुनर्जनन होता है, पुनरुत्पादन कह सकते हैं। तो 3 स्टेप में केल्विन चक्र, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ये हमने एक अणु RUBP के लिए बताया है। ग्लूकोज में कार्बन परमाणु की संख्या होती है 6। ये ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। इसका मतलब 6 बार केल्विन चक्र होगा तब ग्लूकोज का एक अणु बनेगा, 6 बार। ठीक है, अब अपने को जो नीट में जो नीट का एक चीज़ ध्यान रखना, NCERT से बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये मान के चलना है, कोई भी प्रश्न बायो का NCERT की बुक से बाहर नहीं आता है। अपवाद स्वरूप कोई एक आध प्रश्न हो, वो भी होते हैं NCERT से, लेकिन वो कई बार पता नहीं चलता कहाँ से पूछ लिया, है ना। अपवाद स्वरूप एक आध मान सकते हैं। 90 प्रश्न जो आएंगे तो उसमें आप मान के चलो 85 से 88% NCERT के बुक से ही होंगे, बाहर होगा ही नहीं। ठीक है, ये अपने इसलिए वो बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए, उसको पढ़ना है। उसमें ये केल्विन चक्र इतना ही है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रश्न पूछ सकते हैं नीट में। जैसे पहला प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि ये एक तो प्रश्न ही होता है कि केल्विन चक्र का प्रथम CO2 ग्राही कौन है, तो उत्तर हो गया RUBP। प्रथम CO2 ग्राही में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। ठीक है,
कार्बोक्सिलीकरण वाला एंजाइम कौन सा है? रूबिस्को है। प्रथम स्थायी उत्पाद कौन है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। उसमें कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। ऊर्जा के रूप में पूछ सकते हैं कि प्रकाश इस केल्विन चक्र के प्रथम चरण यानी कार्बोक्सिलीकरण की फेज में कितने ऊर्जा अणु की आवश्यकता होती है? तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं हुई। अपचयन वाले चरण में कुल कितने ऊर्जा अणुओं की आवश्यकता होती है? तो एक CO2 के लिए 2 ATP और 2 NADPH+H+ चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 ATP और 2 NADPH+H+। ऐसे ही पुनरुत्पादन वाले या पुनर्जनन वाले चरण में कुल कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 1 ATP की आवश्यकता होती है। ये बात हो रही है एक CO2 के लिए है, एक CO2 के लिए, ये ध्यान रखना है। तो एक CO2 के लिए कुल ATP कितने हुए? 2 तो इधर और 1 इधर। तीन ATP और साथ में चाहिए अपने को 2 NADP डॉट टू H कह दो चाहे H+, की आवश्यकता होती है एक CO2 के लिए। ग्लूकोज कब बनेगा? जब 6 CO2 हो। तो 6 CO2 या एक ग्लूकोज के लिए 1 ग्लूकोज और 6 CO2 के लिए, तो 6 गुणा कर दो इसको, 18 ATP और साथ में 12 NADPH+H+। यह आवश्यकता होगी, इतनी ऊर्जा चाहिए। श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि तो ये दोनों प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। पहले इसी पर चलें कि एक CO2 के लिए केल्विन चक्र में कुल कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 3 ATP और 2 NADPH+H+। सिर्फ ATP का प्रश्न पूछ सकते हैं तो 3 ATP। सिर्फ ये अपचायक के अणुओं की संख्या पूछ सकते हैं तो 2। और एक ग्लूकोज के लिए कहें तो ये 18 ATP और 12 NADPH+H+ हो गया। ठीक है, एक ग्लूकोज के लिए इतना हो गया। श्वसन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये NADPH+H+ जो है वो एक NADPH+H+ 3 ATP के बराबर है। 3 ATP के बराबर है। 3 ATP के बराबर है तो सिर्फ ATP में ऊर्जा वह देखें हम लोग कि एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए पादपों को कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो देखें तो सिर्फ ATP के रूप में बदलें तो ये हो गया 36 ATP, 36 तो हो गए इसके, और ये 18, 36 और 18 54 ATP की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कुल 54 ATP के बराबर है। तो इसको 54 ATP कह सकते हैं, इसको 18 ATP 12 NADPH+H+ बोल सकते हैं ग्लूकोज के लिए। और यदि एक CO2 के लिए कहें तो 3 ATP और 2 NADPH+H+। 2 NADPH+H+ मतलब हो गए 6 ATP के, 6 और 3 9 ATP खर्च हो गए। ठीक है, इस पूरे को हम लोग कल और ज़्यादा विस्तार से एक एक स्टेप को देखेंगे हम लोग, तब जाके ये पूरा होगा। आपको एक बार उसका चित्र दिखा देता हूँ। सिर्फ ये है, ये पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे संपूर्ण प्रक्रिया का, तब जाके ये पूरा केल्विन चक्र की व्याख्या हो पाएगी। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।